नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैराथन सेशन। जी हाँ, इंग्लिश टीचिंग का आपका ये जो है लास्ट मिनट रिवीजन सेशन रहने वाला है। यहाँ पे हम 60 मार्क्स के लिए जो है ये हमारी कंप्लीट वीडियो जो है मैराथन की रहने वाली है। अब ये 60 मार्क्स जो है आपको पता होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके 60 मार्क्स के आते हैं और शॉर्ट जो है 40 के आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर हमने ऑलरेडी ही वीडियो बनाई हुई है जो आपके 4 पार्ट्स में है, वो ईजी है। अगर टाइम मिलेगा आपके एग्ज़ाम से पहले तो मैं उसको भी एक बार मैराथन सेशन में ले लूँगी। बट यहाँ पे हम इस 60 मार्क्स का जो है कवर करने वाले हैं। इसमें कंप्लीट वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मैंने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको बनाकर दिया हुआ है जिसमें कि जो भी क्वेश्चन के आने की संभावनाएं हैं, जैसे प्रीवियस पेपर एनालिसिस के साथ जो मैंने किया, जो मैंने आपको बताया, तो उसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एवरी यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 और यूनिट 4 से, यहाँ पे उन्हीं 4 क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल में हम जो है समझेंगे। बहुत सारे लर्नर्स का ये जो है कन्फ्यूजन रहता है कि मैम जैसे जब हम एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले तो हमने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया होता है, याद किया होता है। बट जब हम एग्ज़ाम वाले दिन पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम पॉइंट्स को भूल जाते हैं, हमें कुछ कुछ चीज़ें ही याद रह जाती हैं, जबकि हम पढ़ के तो इतना जाते हैं। तो सबसे पहले उसके पीछे का रीज़न समझने की बहुत ज़रूरत है और उस चीज़ पर वर्क करने की। तो देखिए, पहली चीज़ कि आपको भूलने का मेन रीज़न है कि आपने सिस्टमैटिक तरीके से उसको याद नहीं किया है, अरेंज नहीं किया अपने माइंड में उन चीज़ों को। क्योंकि जैसे कोई भी, अगर आप सोच लीजिए कि आपके पास अलमीरा है और एक में जिसमें आपने कपड़े बिल्कुल क्या किए हुए हैं, फेंके हुए हैं, और एक में जिसमें आपने लाइन से कपड़े को रखा हुआ है। तो दोनों में से अगर आपको कपड़े चाहिए होंगे तो आपको ईजिली किस में मिलेंगे, इसमें ही मिलेंगे ना। तो ठीक वैसे ही जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इस बात का खास ध्यान देना होता है कि हमारा मेथड क्या है, वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी कह रही हूँ कि ये जो है एक तरीके से ना आपका माइंड जो है उसमें जो आंसर का फ्रेमिंग होता है ना, ये वो चीज़ है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को कोई भी टीचर ये चीज़ नहीं बताता है कि हाँ आप उस चीज़ को कैसे याद रखें। याद क्या रखना है, कितना कंटेंट देना है वो तो बताते हैं, बट उसको कैसे बेटर तरीके से याद रखना है, राइट तरीका क्या है, वो जल्दी कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि भाई रिकॉल हम लॉन्ग टाइम तक कैसे करें और कैसे याद करें कि जैसे एग्ज़ाम में हमने एक पॉइंट लिखा, उसके बाद सेकेंड पॉइंट एज़ यूजुअल हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। और अगर आ रहा है दैट मीन्स कि आपका जो तरीका है वो राइट है, अगर नहीं आ रहा है तो उस तरीके को चेंज करिए। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। आज से पहले अगर आप लास्ट टाइम पे भी देख रहे हैं तो पहले की जो लॉन्ग वीडियोस है उनको एक बार देख लीजिए। उसके बाद इस मैराथन सेशन को अगर आपने 2 बार देख लिया तो आप याद नहीं भी किए होंगे तो आपको सिर्फ वीडियो देखकर याद हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छे से हम एक एक चीज़ों के ऊपर, टॉपिक के ऊपर डिटेल में जाएंगे, समझेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें और उसमें ऑल के लिए जो है प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए, सबसे पहला जो मैंने प्रश्न यहाँ पर है वो आपके यूनिट 1 से है कि हाउ आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड इन स्कूल करिकुलम डिस्कस। अब तक 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निश्चित ही, क्योंकि आपने काफ़ी जगह इन क्वेश्चन को पढ़ा है, आपके पेपर का पार्ट है। तो अब तक आपको याद होना चाहिए कि इन क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या लिखना है। बट जैसा मैंने कहा कि हम चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक, जैसे आप वहाँ पे जाकर आंसर राइटिंग करेंगे ना, उसी आंसर राइटिंग का एक तरीके से मैंने यहाँ पे आप कह सकते हैं मॉडल पेश किया है। मॉडल इन द सेंस कि आप कैसे लिखेंगे, तो उसका शॉर्ट में कुछ चीज़ों को मैंने राइट भी किया है और कुछ चीज़ों को सिर्फ नाम के साथ छोड़ा हुआ है कि आप उसको रिकॉल करें। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखिए मैंने नहीं लिखा है, मैंने टॉपिक अपना हेडिंग यही बनाया है जो क्वेश्चन से लिया गया है, एक्सपेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने इसी को लिया। अब मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे एक कोटेशन से पी गुरे की, जो क्या है, इट इज़ नेसेसरी दैट इंडियन पीपल शुड नॉट ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन इट इज़ स्पोकन और रिटन, बट ही और शी शुड हिमसेल्फ बी एबल टू स्पीक एंड राइट इट, एंड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पैसिव एज वेल एज एक्टिव कमांड इज नीडेड। देखिए, कोटेशन को लर्न करना नेसेसरी है
अगर आप अपने आंसर को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। इसके पीछे 2-3 रीज़न होता है कि एग्जामिनर जैसे आपकी कॉपी खोलता है ना, तो उसको वो चीज़ दिखता है कि बच्चे ने भाई हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है। ज़्यादा नहीं, लॉन्ग अगर 4-5 भी आप याद करें तो आपको मुश्किल से 5 से 6 कोटेशंस में आपका काम हो जाएगा। और ये कोटेशंस आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत ईजी लगेगा। बस इसका मतलब समझते चलिए। तो ये आपने यहाँ पर लिख दिया पी गुरे का ये कोटेशन। इसके बाद 4 बेसिक एक्सपेक्ट्स, दैट मीन्स पहला आपको दिमाग में क्या रखना है, सबसे पहला कोटेशन। क्या याद रखना है, कोटेशन। तो कोटेशन सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो बेसिक एक्सपेक्ट्स हैं, अब आप वो आएंगे कि इन इंग्लिश लैंग्वेज द मेन 4 बेसिक एक्सपेक्ट्स दैट कैन यूज वाइडली आर एज फॉलो। अब यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में जो है उसका बिल्कुल आपको एक ट्री डायग्राम के रूप में दे दिया है। अब ये ट्री डायग्राम आपको एग्ज़ाम में जा कर के इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जी हाँ, सबसे पहले इस ट्री डायग्राम को आप अपने से अपनी कॉपी में ज़रूर एक बार ड्रॉ करके जाइए, और जो इसका प्रोफार्मा है ना आंसर राइटिंग का, वो ज़रूर एक बार करिए ताकि आपको रिवाइज होगा। ठीक है, 4 बेसिक एक्सपेक्ट्स क्या हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहला है आपका फोनोलॉजी, नेक्स्ट इज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ठीक, हमने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है, तो आपको नाम सिमिलर है तो आपको रिकॉल करने में भी इजी होगा। क्या क्या है एक बार साथ में बोलिए, फोनोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स। अब देखिए, अब इनके बीच में जब भी आपके दिमाग में जैसे ही आए फोनोलॉजी, क्लियर, फोनोलॉजी दिमाग में आए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई फोनोलॉजी के साथ हम 2 चीज़ों को वहाँ पे रखेंगे, एक फोनीम को और एक मॉर्फीम को। ये 2 चीज़ें समझ में आई। फोनोलॉजी मैंने आपको बताया है, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉगी लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है स्टडी। क्या मतलब होता है उसका, स्टडी। ठीक, तो जब हम फोनोलॉजी कहते हैं तो हम इसके अंदर फोनीम और मॉर्फीम का क्यों डिस्कस करेंगे, तो इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये जो है सेंट्रल होते हैं आपके स्टडी ऑफ लैंग्वेज और उसके डेवलपमेंट में। ये 2 बेसिक यूनिट है, कौन है, एक फोनीम और एक है मॉर्फीम। ठीक, 4 बेसिक एक्सपेक्ट में पहला फोनोलॉजी। देखिए, इसको अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इतनी बार, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप साथ में एक्टिव रहिए और 2 से 3 बार आप मेरे साथ में बोलिए, और फिर आपको दिखेगा कि जो मैजिक होगा, ठीक, आपको खुद ब खुद स्वतः ही अपने से याद होने की जो चीज़ें होती हैं ना माइंड में, वो बार बार सुनते सुनते बोलते बोलते आपको खुद भी याद हो जाएगा। और ये आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप एग्ज़ाम में राइटिंग करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, जब मैंने वीडियो में देखा पढ़ा तो वो चीज़ है। ठीक, क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं है कि मैं आपको देख पा रही हूँ कि नहीं आप एक्टिवली उस चीज़ को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बट अगर आप सच में चाहते हैं तो आप मेरे साथ बोलिए, आप अपने आप को एक्टिव रखिए। ठीक, तो फोनोलॉजी जैसे ही आपके सामने वर्ड आएगा तो फोनोलॉजी सबसे पहली चीज़ आप उसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है, स्टडी ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज। स्टडी, लॉगी कहीं भी आएगा आप तुरंत स्टडी शब्द का यूज़ करेंगे। स्टडी, स्टडी किसका करेंगे, साउंड ऑफ लैंग्वेजेस का स्टडी करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। इसके बाद अब 2 बेसिक सेंट्रल यूनिट होती हैं लैंग्वेज के, जो कि उसके डेवलपमेंट में रोल करती हैं। एक को कहते हैं फोनीम, एक को कहते हैं मॉर्फीम। ठीक, देखिए, जो फोनीम और मॉर्फीम है ना, इसकी कई सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम लोग 1-2 डेफिनेशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि अगर हमने कहीं कोई और डेफिनेशन देख ली तो हमें लगता है कि वो डेफिनेशन तो गलत है, बट ऐसा नहीं होता है। मैंने खुद 2 से 3 डेफिनेशंस, मैंने बहुत अलग अलग डेफिनेशन देखी हैं खुद अलग अलग किताबों में, जो फोनीम की है और मॉर्फीम की हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो मैक्सिमम जगह जिसका यूज़ हुआ है मैं आपको वो डेफिनेशन दूँ। ठीक, अदरवाइज़ कुछ लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके की डेफिनेशन देते हैं, जैसे कि फोनीम है तो आप कई बार हम इसको जो है बेसिक यूनिट कहते हैं साउंड का। ठीक, जबकि मॉर्फीम में क्या होता है कि जो आपका यूनिट ऑफ जो वर्ड है आपका ना, उस वर्ड जो अपने साथ एक मीनिंगफुल क्या कैरी करता है, मीनिंग को कैरी करता है, वो आपका मॉर्फीम होता है। बट मॉर्फीम को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स भी कहते हैं दैट कैरी मीनिंग। ठीक है, जो अपने साथ मीनिंग को कैरी करता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड भी कहते हैं, तो वो भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा उसमें। ठीक, और अगर आपने कोई पहले से याद किया है, आपको वही याद है, तो आप उसको भी यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन की बात नहीं है। ठीक, तो वैराइटीज़ ऑफ आंसर है, जो आपको इजी लगता है वो लिख लें। तो फोनीम है, तो फोनीम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब फोनीम के साथ ही मैंने यहाँ एसोसिएट किया है 44 फोनीम। अब 44 फोनीम को सुनते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोनीम, जैसे फोनीम का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो च, फ, थ, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का जो हम बोलते हैं, वो च हो गया, फ हो गया, यही सब ये फोनीम होता है। अब ये फोनीम जो 44 की मैं बात कर रही हूँ, ये 44 वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों को मिला के, एक तरफ 20 एक तरफ 24, 20
वॉवेल्स में होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट्स में होते हैं। इस चीज़ को आपको आपके आंसर राइटिंग में दिखानी है। अब ये 44 को देखते ही आपके दिमाग में वो रिकॉल होना चाहिए, ठीक, पहली बात। अब आते हैं मॉर्फीम पे। तो अब यहाँ पे आप मॉर्फीम के लिए भी स्टडी करें कि भाई मॉर्फीम क्या चीज़ होती है। तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज, लैंग्वेज में है, या फिर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट विच इज़ मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड्स, जो कई सारे साउंड जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके साथ बन रहा है, वो मॉर्फीम है। अब देखिए फोनीम जैसे च, फ, थ ये था। अब मॉर्फीम को भी आप समझ लीजिए उसका एग्जाम्पल क्या है। तो मॉर्फीम जैसे कि अगर मान लीजिए हमने प्ले लिख दिया, ये सबसे इजी एग्जाम्पल है इसलिए मैं इसको हर जगह देती हूँ। प्ले है तो हमने इसमें लास्ट में एस लगा दिया, कहीं पे ईडी लगा दिया, कहीं पे आईएनजी लगा दिया, तो इसका मतलब बदल गया कि नहीं? कहीं प्लेस हो गया, कहीं प्लेड हो गया, कहीं प्लेइंग हो गया। तो ये आपका क्या है? मॉर्फीम है, क्योंकि इसको जैसे हम लगा रहे हैं तो इसका अपना एक स्वतंत्र मतलब है और इसको लगाने के साथ वो चेंज हो जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अब देखिए मॉर्फीम में मैंने फ्री और बाउंड लिखा है ना, तो ये जो फ्री है और बाउंड है ये आपको याद दिलाएगा क्लासिफिकेशन की, कि भाई मॉर्फीम को भी क्लासिफाई किया गया है। अब ये आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद करके ही जाना है। तो मॉर्फीम आप यहाँ पे राइट कर देंगे, मॉर्फीम क्या होता है, क्या बाउंड मॉर्फीम है, क्या फ्री मॉर्फीम है, ठीक, इसको आप यहाँ पे राइट कर देंगे अपने आंसर में। तो ये सेक्शन आपका फोनोलॉजी का यहाँ पर ख़त्म होता है। अब सेकेंड एस्पेक्ट की तरफ आते हैं जिसको हम सिंटेक्स कहते हैं, ठीक। देखिए सिंटेक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि सिंटेक्स इज़ द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिंटेक्स इज़ द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, मतलब जो भाषा है ना, जो उसका ग्रामर है उसी को सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स को अगर हम सिंपल कहें तो ये सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक। किसी भी सेंटेंस को जब हम फॉर्म करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं लैंग्वेज में, तो ये उस सिस्टम का रूल होता है। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स इज़ अ ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। साथ में बोलिए, सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स क्या है? ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। सिंटेक्स को आप सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से याद रखेंगे। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ सही है। अब जैसे अगर मैंने प्ले, अगर मुझे प्रेजेंट में लिखना है तो मैंने प्ले लिख दिया, ठीक। पास्ट में लिखना होगा तो मैं ईडी जोड़ दूंगी, प्लेड। ईट लिख दिया मैंने प्रेजेंट में, अगर पास्ट में करना है तो एट लिख दूंगी। तो ये क्या है? सिंटेक्स है, जो ग्रामर को बताता है कि भाई किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट सही जगह रखा है कि नहीं, वर्ब सही लगाया है कि नहीं, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगना चाहिए, कौन सा लगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक। सिंटेक्स के भी दो टाइप है, तो इन दोनों को भी याद रखना है, जनरेटिव सिंटेक्स एंड डिस्क्रिप्टिव सिंटेक्स। बस नाम याद रखिए, जनरेटिव सिंटेक्स को देने वाले नॉम चॉम्स्की हैं, डिस्क्रिप्टिव को भी देने वाले, बट उसको मतलब मत रखिए, इतना काफ़ी है। समझ आया? थर्ड है आपका सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक्स इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। सिमेंटिक्स कहीं भी आए ना, आपको याद रखना है कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉन्टेक्स्ट। स्टडी ऑफ मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग नहीं लिखा हुआ है, आप मीनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मीनिंग छूटा हुआ है। स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ, ठीक है, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो वर्ड और फ्रेजेस जो हम लिखते हैं उनकी जो मतलब होता है ना किसी संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सिमेंटिक्स होता है, ठीक है। सिमेंटिक्स एक लाइन में दिमाग में बैठाना, तो सिमेंटिक्स इज इक्वल टू क्या कर लीजिए? कॉन्टेक्स्ट। अगर कॉन्टेक्स्ट सही यूज़ किया है आपने तो आप सिमेंटिकली आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स बताता है कि हाउ वी यूज़ द लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए एक डिफरेंस क्लियर करिएगा बिटवीन सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। आगे भी काम करेगा, यहाँ भी काम करेगा। सिंटेक्स जो है ना, हमें ये बताता है कि आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को सही जगह प्लेस किया है कि नहीं किया है, जबकि सिमेंटिक्स कहता है कि वो जो आपने वर्ड को यूज़ किया है ना, अब उस वर्ड को आपने उस जगह पे सही प्रयोग किया है कि नहीं किया है। जैसे मैंने कह दिया माई अंकल हैज़ एक्सपायर्ड, तो अंकल कभी सामान तो है नहीं अंकल के एक्सपायर्ड होंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक्सपायर जो है वो हम सामान के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ नहीं। तो सिंटेक्टिकली तो वो करेक्ट है, बट सिमेंटिकली वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर करिएगा। तो आपको समझ में आया? अभी आपने क्या क्या दो चीज़ें पढ़ ली, चलिए जल्दी से सोचिए।
और याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपने कोटेशन को पढ़ा, उसके बाद अब आपने एक्सपेक्ट को, एक्सपेक्ट में ट्री डायग्राम आपको याद करना है, याद हो गया आपको। अब ट्री डायग्राम के बाद हम कुछ और एक्स्ट्रा टर्म्स को लिखेंगे जो एक्सपेक्ट को बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। वन इज योर इंग्लिश ग्रामर, नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी। क्या है? इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अब भाई इंग्लिश ग्रामर क्या होता है? तो इंग्लिश ग्रामर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड इनटू अ सेंटेंस दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। मतलब कि जो कई सारे शब्दों को मिला करके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, कई सारे शब्दों को मिला के कुछ सेंटेंस को बनाते हैं और वो सेंटेंस किसी रूल पर आधारित होता है, वही इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर जैसे हमने कह दिया एग्जाम्पल पे कि बाइंग मदर फ्रूट माई फॉर, ऐसा मैंने दिया सेंटेंस, ठीक है, बाइंग मदर फॉर माई फ्रूट, ऐसा मैंने बना दिया। तो क्या ये सही है? नहीं। अब ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे मैंने कह दिया बाइंग फ्रूट्स फॉर माई मदर, तो ये आपका सेंटेंस है जो कई सारे शब्दों से मिलकर बना है। अब उन शब्दों को मैंने एक सर्टेन रूल के अकॉर्डिंग लगाया और वही रूल कहलाता है इंग्लिश ग्रामर। ठीक, एक है आपका वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को जिसको हम लेक्सिकॉन के नाम से भी जानते हैं। वोकैबुलरी क्या होती है? सेट ऑफ लेक्सिकल आइटम्स इन अ लैंग्वेज। वोकैबुलरी एक्टिव भी होती है, पैसिव भी होती है। शॉर्ट में भी हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है, तो ये आपको वैसे भी याद होने वाला है। देखिए पहली चीज़ की जो लिमिटेशंस होती है ना, हम दिमाग में रखते हैं, उस चीज़ को आप दूर करिएगा। इसी पेपर के लिए कहीं भी आप पेपर देते हैं, कई बार होता है हम कुछ चीज़ों को सब्जेक्ट स्पेसिफिक याद तो करते हैं और वो हमारे दिमाग में लिमिट करते हैं। जैसे आप शॉर्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो कई लर्नर्स का दिमाग मतलब ऐसा होता है कि वो उस चीज़ को उसी जगह पे बस यूज़ करते हैं, तो उसको बैरियर को हटाइए, क्योंकि जो चीज़ आपने वहाँ पढ़ी है वो चीज़ आप यहाँ भी यूटिलाइज़ करेंगे और लाइफ में आगे कहीं भी इस प्रकार की चीज़ें आएंगी तो आप अपने प्रीवियस नॉलेज को ज़रूर वहाँ पे लेकर के आइए। ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी है, जो कॉन्सेप्ट बनने में चीज़ें होती है ना, उसको ब्रॉड करती है, आपकी समझ को विकसित करती है। ठीक है, तो चलिए ये वोकैबुलरी हो गया। अब नाउ लास्ट में कंक्लूजन देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है और उसको लिख करके मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए। द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्ले अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। मेनी टाइम्स द फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स और कमांड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एक्सपेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए हमने एक और एक्सपेक्ट पढ़ा था, आपको याद नहीं आ रहा था, देखिए मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है अपने कंक्लूजन में, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है जिसको हम सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक ग्राफिक और ग्राफिक। अब देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा कि भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, सभी बच्चों में हैं, सभी एक जैसी कैपेसिटी नहीं रखते हैं। जो लर्नर्स को लगता है कि नहीं उनका आंसर ये शॉर्ट होगा, ऐसा होगा, तो इसको आप और ब्रॉड कर सकते हैं। इसको आपने शॉर्ट में भी पढ़ा हुआ है, लॉन्ग में भी। ठीक, तो देखिए आंसर की फ्रेमिंग में मेरा काम है आपको आंसर प्रोवाइड करना, उसको समझाना, बट वहाँ पे जाके उसका यूज़ करना अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, वो आपका काम है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो अगर आंसर आपको लगता है कि नहीं मेरा आंसर यार शॉर्ट है, तो तुरंत इसको जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो आंसर बराबर हो चुका है, अब सही है, तो बस उसको लिमिट करना सीखिए। ठीक है, वर्ड्स के साथ जो प्लेइंग होता है ना, उसको सीखिए धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग अब बीएड कर रहे हैं तो आप लोग टीचर भी बनेंगे, तो उस चीज़ को कहाँ पे वर्ड को अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, जैसा आपका समय है उसके अकॉर्डिंग। अब आप इसको अगर एक्सपेंड करते हो तो सिमेंटिक एक्सपेक्ट आपको पता है किसके साथ संबंधित होता है, सुनने के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। फोनेटिक एक्सपेक्ट, फोन दैट मीन्स साउंड, दैट मीन्स लिसनिंग, ठीक है, सॉरी स्पीकिंग जो हम बोलते हैं। ठीक, फोनेटिक कम ग्राफिक, तो जहाँ पे लिख भी रहे हैं मतलब काम लिखने का भी काम आ रहा है और सुनने का भी काम आ रहा है, दैट मीन्स रीडिंग। और ग्राफिक एक्सपेक्ट दैट मीन्स राइटिंग एक्सपेक्ट। ठीक, तो सिंपल से कहें तो ये LSRW को आपके दिखा रहा है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी राइट कर सकते हैं। सो ये आपका एक पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्या था, प्रोफार्मा था। ये आपका एक प्रकार से कॉग्निटिव मैपिंग थी। अब आपको देखिए जैसे कि अब आपको मैं आंसर नहीं दिखाती हूँ, ठीक है, अब आपको बताना है, अपने से सोचना है कि भाई आपने जो आंसर पढ़ा वो आंसर कैसे आप फ्रेम करेंगे। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया, सबसे पहला कोटेशन, ठीक, पी गुरे का कोटेशन है, कर लिया। उसके बाद एक्सपेक्ट्स को लिखा जिसमें कई सारे टी डायग्राम आपने बनाए, ड्रॉ किए, हो गया आपका काम। ट्री डायग्राम के बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी, वोकैबुलरी और ग्रामर, इसको भी हमने देखा। इसके साथ में लास्ट में हमने कंक्लूजन कर दिया, इजी। कंक्लूजन में हमने वही 4 एक्सपेक्ट को कर दिया। देखिए हमारा आंसर कितना शॉर्ट में और कितना जल्दी हो गया। अब जब आप उन चीज़ों को रिकॉल करके एग्जाम में जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत
जो है इतना मेहनत लगता है बनाने में, अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, ठीक। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में उसको जो है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ऑफ जूनियर एंड सीनियर स्टेजेस ऑफ स्कूल। अब ये आपका यूनिट 2 से आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से वही हेडिंग को डालूंगी जो मैंने वहाँ पे लगाई थी। फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए उसमें टाइम मैंने ज़्यादा लिया ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे चीज़ें वही हैं तो मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि आपका एग्जाम है तो टाइम बहुत प्रेशियस है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट टू द पॉइंट इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हेडिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वही डालेंगे। अब यहाँ डॉक्टर B.S. ब्लूम की डेफिनेशन, वहाँ भी कोटेशन हमने डाला, यहाँ भी डाला, तो बस एक फॉर्मेट आप लेकर के चलिए अपने आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। B.S. ब्लूम का है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को डिफाइन किया, द डिज़ायर गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम। वो डिज़ायर गोल और आउटकम जिस पे हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो हमको देना है उसको हम एम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, द डिज़ायर गोल और आउटकम एट विच इंस्ट्रक्शन इज एम्ड, ठीक। इसके साथ ही हम ये भी बताएंगे कि भाई जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अब चूंकि हमसे क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए टीचिंग पूछा है और ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो अब हम टीचिंग बताएं कि जो हमारी टीचिंग होती है ना वो 4 फेजेस में होती है। अब वो 4 फेजेस कौन से हैं, आप 1 2 3 4 फेज़ 1, यहाँ फेज़ भी लिख सकते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 जैसे आपको सही लगे, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो मैंने इसको सिंपल DPEE से याद कर लिया, DPEE, ठीक है। DP ऐसे आप लंबा करके खींच कर लेकर जाइए, जैसे भी आपको इजी लगे, ठीक है। न्यूमोनिक्स काफ़ी हमारे आंसर को इजी करे तो मैं उसका काफ़ी यूज़ करती हूँ और करना भी चाहिए, ठीक है। तो DP आपका क्या है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, P क्या है आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन, और लास्ट में इवेल्युएशन आता ही आता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये 4 फेजेस क्या है हमारे टीचिंग के हैं, ठीक है। क्या है, टीचिंग के 4 फेजेस। अब देखिए चूंकि ऑब्जेक्टिव का जब भी क्वेश्चन आएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक सिंपल बताएंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैज़ 2 मेन एक्सपेक्ट। फर्स्ट वन इज द लैंग्वेज एक्सपेक्ट, लैंग्वेज एक्सपेक्ट जैसे कि वर्ड्स, सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, ये लैंग्वेज एक्सपेक्ट को दिखाते हैं। एंड द अदर एक्सपेक्ट इज बीइंग लिटरेचर एक्सपेक्ट। एंड व्हाट इज दैट लिटरेचर एक्सपेक्ट, लिटरेचर एक्सपेक्ट दैट मीन्स एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज, योर एक्सपीरियंसेस, योर फीलिंग्स, दैट इज द लिटरेचर एक्सपेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग। क्लियर। सो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था जो हम टीचिंग के लिए जो है करेंगे। इसके साथ ही इंग्लिश हैज़ बिकम इनएविटेबल इन द स्कूल करिकुलम। इंग्लिश जो है आज के टाइम में, चूँकि हमसे ऑब्जेक्टिव पूछा है वो भी लेवल पे, मतलब स्कूल लेवल पे, तो हम बताएंगे इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज सेकेंड लैंग्वेज। जनरल एम ऑफ इंग्लिश इज ऑल्सो गिवन बाई प्रोफेसर गेटनबाई। अब यहाँ पे एक गेटनबाई द्वारा दिया गया, हम लिखेंगे कि इन्होंने इंग्लिश का ना जनरल एम दिया है। और देखिए बहुत ईजी है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया, अदरवाइज मैं खुद इसको हटा देती। क्या है, लर्निंग द लैंग्वेज। पहला लैंग्वेज को लर्न करना। भाई अब इससे इजी क्या मिलेगा आप बताइए। किसी भी लैंग्वेज को अगर आप कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए तो कर रहे हैं, उसको लर्न करने के लिए। तो लर्निंग द लैंग्वेज इज द फर्स्ट। और सेकंड है डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ क्या करेंगे आप, मतलब ये है कि जब कोई उस लैंग्वेज को बोले या लिखे तो आप उसके सही सही अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर सकें, दैट इज डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज। क्लियर। तो प्रोफेसर गेटनबाई के द्वारा दिया गया 2 क्या है, जल्दी से बताइए, रिकॉल करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही, पहला क्या है आपका लर्निंग द लैंग्वेज, सेकेंड क्या है आपका डूइंग समथिंग विद द लैंग्वेज। जब व्हेन इट इज लर्न दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और रिटन। क्लियर। तो ये आपका जो है कैसा पोर्शन था, ये आपका स्टार्टिंग का पोर्शन है। दैट मीन्स कि आपने देखा सबसे पहले कोटेशन से शुरुआत करी, अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन ही हमारा चल रहा है। अब इसके बाद मेन हमारी हेडिंग आ गई एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट जूनियर एंड सीनियर स्टेज ऑफ स्कूल। अब हम इसको पूरी बाकायदा हेडिंग में लगाएंगे कि भाई ये होती है, और यहाँ पे अभी हम कॉमन डिस्कशन ही करेंगे कि भाई क्या क्या है। तो आइए देखते हैं, चलिए। In context with India, English is a foreign language. It is taught as second और third language. आपको पता है कि इंग्लिश को कई जगह जैसे ICSE बोर्ड के स्कूल में वहाँ फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारे CBSE जैसे स्कूल्स हैं तो भाई वो सेकंड के तौर पे यूज़ करते हैं, और जहाँ पे नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ पे थर्ड के रूप में भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह भी हैं, ठीक। In teaching learning in school, it is inspired by one aim, the utilitarian aim. जब भी आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करें, ठीक,
देखिए कोटेशन लिख लिया, जनरल एम प्रोफेसर गेटन बाई का लिख लिया। अब इसके बाद आप यूटिलिटेरियन एम को लिखेंगे। जब भी आप ये हेडिंग डालेंगे, इस हेडिंग के साथ यूटिलिटेरियन एम को याद रखें। स्टार्टिंग भले कुछ भी भूल जाए, यूटिलिटेरियन एम मत भूलिएगा। इसका मतलब क्या होता है यूटिलिटी, दैट मीन्स उपयोगिता। हम इंग्लिश को क्यों सीखते हैं, चाहे हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सीखें, क्योंकि हमारी तो मदर वो है ही नहीं, मदर टंग, हम तो वो विदेश की भाषा है ना। तो उसके सीखने के पीछे मेन यही उद्देश्य है कि हम बाहरी वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि अपनों के साथ कनेक्ट करने में हमको इंग्लिश जैसे लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आज हमारी सोच भले ऐसी हो चुकी है कि हम लोग बाहरी किसी लैंग्वेज को कनेक्शनिज्म का तरीका मान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एक देश में रहते हुए हमें किसी फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ करना हो कि नहीं आप नॉर्थ के, आप साउथ के। ये बिल्कुल गलत बात है, ये सिर्फ हमारी एक्सेप्टेंस की कमी है और कुछ भी नहीं। तो मेन चीज़ ये है कि ये यूटिलिटेरियन एम क्या है कि उपयोगिता का सिद्धांत। दैट मीन्स कि उसका एक ही उद्देश्य है कि हम उसको उपयोग में ला सकें, बाहर जाए तो कनेक्ट कर सकें आउटर वर्ल्ड के साथ। कोई काम है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसका आपका इंग्लिश का जो है एम है, तो इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब देखिए इसके साथ ही AC स्ट्रॉन्ग की एक डेफिनेशन यहाँ पे कोटेशन है कि फॉर अस हु स्पीक। अब आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको कंप्लीट लिखना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि मैं आपका माइंड जो है वो क्वेश्चन आपको मैराथन की तरफ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। हालांकि आपने प्रीवियस लॉन्ग वीडियो देखी होंगी, उसमें मैंने पूरा आपको अच्छे से लिख के पूरा अच्छे से कराया हुआ है। तो मैं फिर भी इस कोटेशन को आपको सुना देती हूँ। फॉर अस हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ एवरीथिंग। इन्होंने कहा है कि जो हम लोग हैं, इंग्लिश जो लोग बोलते हैं उनके लिए इंग्लिश सब कुछ है। इंग्लिश इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ आवर लाइफ। इंग्लिश हमारे लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा जीवन है। तो भाई रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये इनका मानना है, तो इन्होंने कर दिया। अब देखिए, अब इसके बाद अभी तक हमारा एम कॉमन चल रहा था, अब इसके बाद तुरंत हम आ गए ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल। क्या है कि जूनियर लेवल का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ड्यूरिंग दिस लेवल द चीफ एम ऑफ इंग्लिश इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। लाइन समझ में आई आपको? अभी मैं आपको दोनों का समझाती हूँ। जूनियर लेवल पे लैंग्वेज होगा, और जब आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पर लैंग्वेज प्लस लिटरेसी दोनों आ जाएगा, ठीक है। ये पहले से अपने दिमाग में मान के चलिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एट जूनियर लेवल जैसे ही आपको लिखना है, वैसे ही सबसे पहला तो लैंग्वेज आपने लिख दिया। 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव तुरंत आप लिखेंगे। 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? सिमेंटिक, फोनेटिक, फोनेटिक ग्राफिक और ग्राफिक। इसको अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी इंक्लूड किया है, यहाँ भी इंक्लूड किया और कई जगह शॉर्ट में भी इंक्लूड करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, जाकर देख लीजिए एग्जाम से पहले ज़रूर से ज़रूर, ठीक। अब इतना लिखने के बाद अब आप आ जाएंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, कब से ऑब्जेक्टिव करें, बट है क्या वो तो बताइए मैडम। तो देखिए सर, बात ये है कि अब यहाँ पे भी ना हम उन चीज़ों को समझेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स जो है अब ये पॉसिबल नहीं है कि जो लोग इसको देख रहे हैं कि नहीं मुझे खुद नहीं पूरा ऐसे कि है कि नहीं मैं आपको बहुत फ्लुएंसी के साथ पूरा बता दूं, लाइन बाय लाइन पढ़ दूं, क्योंकि लिखने की बात जैसे था तो मैंने आपको उसमें पूरा एक एक लाइन लिख लिख के बताया हुआ कि क्या है। बट जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूँकि हम क्या कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, तो देखिए कुछ वर्ड्स है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, दिख रहा है आपको अंडरस्टैंड। आप इन वर्ड्स को पकड़िए बस, अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, प्रोनाउंस, राइट, प्रोड्यूस। जो ये पॉइंट्स हैं बस इनको याद करिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब 2 बार इनको पढ़ लीजिए पहले। क्या क्या है? अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, प्रोनाउंस, राइट एंड प्रोड्यूस, ठीक है। साथ में बोलिए, अंडरस्टैंड, रीड, स्पीक, राइट, प्रोनाउंस एंड प्रोड्यूस, जो भी। अब इसके बाद अंडरस्टैंड करेगा बच्चा, तो क्या है कि जनरल एम क्या है, चाहे तो आप यहाँ लिख देंगे टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, या फिर टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब अंडरस्टैंड वो कर रहा है स्पोकन लैंग्वेज का इंग्लिश टीचिंग में। स्पीक करेगा तो क्या करेगा? करेक्टली, टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज करेक्टली एंड फ्लुएंटली। समझ में आ रहा है कैसे आपको सेंटेंस बनाना है? रीड, टू रीड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन एट अ रीजनेबल स्पीड, सही स्पीड में सही पढ़ सके, ठीक। प्रोनाउंस, टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली एज टू डिकोड बाई अदर्स, दूसरे भी उस चीज़ को समझ सके, इतना अच्छे से प्रोनाउंस कर दे, वैसा ना हो कि ऐसा ही पढ़ दे कि सामने कुछ समझ ना आए। टू राइट नीटली एंड करेक्टली विथ प्रॉपर कोहेशन, कहाँ पे गैपिंग देनी है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, वो सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। एंड टू प्रोड्यूस सिंपल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक। 1 से 2 बार सिर्फ आप देखेंगे, एम को आपको आ जाएगा। बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, द अंडरलाइन वर्ड्स
ठीक है, जो इसमें मैंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वहाँ आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक, अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, प्रोनाउंस, राइट, प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, प्रोनाउंस, राइट, प्रोड्यूस, बस इस वर्ड को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने अभी जब हम लोग पहला एक्सपेक्ट वाला क्वेश्चन करते, पी गुरे का जो डेफिनेशन था ना, उसको आप यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भाई सब लोग लिखने और समझने से ज़्यादा जैसे सुनना पसंद करते हैं कि नहीं चलो ठीक है, तो आप उस चीज़ को यहाँ भी कोटेशन देंगे तो एक पंथ दो काज वाला आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आप कमांड ओवर लैंग्वेज बताएंगे, एक्टिव कमांड और पैसिव कमांड, ये भी शॉर्ट में इंक्लूड है। एक्टिव कमांड वो होता है कि जिसमें आप कुछ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव भी कहते हैं या क्रिएटिविटी भी कहते हैं, जिसमें स्पीकिंग, कुछ बोलने के लिए सोचना पड़ेगा ना, अकल, और राइटिंग, लिखते टाइम भी हमारे पास दिमाग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं हम कुछ भी लिख देंगे। पैसिव कमांड्स जिसमें कि ग्राम्यात्मक जो कौशल होते हैं, कि जिसमें रिसेप्टिव स्किल्स, हम अपने से कुछ नहीं कर रहे होते, सामने से मिल रहा होता है, बस उसको रिसीव कर रहे हैं। लिसनिंग, सुनने में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं वरना सुनाई नहीं देगा, रीडिंग, पढ़ने में भी। ठीक, तो इन सबको जो है कमांड ओवर लैंग्वेज आपने लिखा। अब उसके बाद हम डायरेक्ट अपने नेक्स्ट हेडिंग पे आएंगे जो ऑब्जेक्टिव एट सीनियर लेवल है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में हालांकि छापने में कोई टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। जूनियर का जो ऑब्जेक्टिव हो यहाँ पे छाप दीजिएगा पहले, और उसके पहले लिखिएगा 4 फोल्ड कमांड्स प्लस लिटरेसी डेवलपमेंट। व्हाट इज दिस 4 फोल्ड कमांड्स? 4 फोल्ड कमांड्स को हमने कहाँ कवर किया है? जूनियर लेवल पे। इसके साथ यहाँ पे एक और आ जाएगा लिटरेसी डेवलपमेंट। क्या आ जाएगा आपका? लिटरेसी डेवलपमेंट। पियाजे ने इसको कहा है कि एज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग होती है जब हम सीनियर में जाते हैं, मतलब कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले एज में। ठीक, ऑब्जेक्टिव फॉर सीनियर लेवल इज सेम एज इन केस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, सेम होगा, बस लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो है वो सब कुछ सेम होगा। जो हमने वहाँ पे लिखा है ना, जो 5-6 पॉइंट अभी आपको याद कराया, बताइए क्या याद कराया? याद है? क्या क्या है? अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, प्रोनाउंस, राइट, प्रोड्यूस। अंडरस्टैंड, स्पीक, रीड, राइट, प्रोनाउंस, वही सेम यहाँ पे छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एंड द लिटरेसी ऑब्जेक्टिव्स आर। अब देखिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, लिटरेसी ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। ड्रॉइंग एस्थेटिक प्लेजर फ्रॉम रीडिंग, राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, पोइट्री और प्रोज कुछ भी पढ़ रहा है तो एस्थेटिक प्लेजर ले पा रहा है, ये उसकी लिटरेसी डेवलपमेंट है। ठीक है, लिटरेसी डेवलपमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग क्रिटिकल व्यूज, तो लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए जो पॉइंट्स हैं, एस्थेटिक प्लेजर, क्रिटिकल व्यूज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ट्रांसलेटिंग एबिलिटी, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, क्या क्या है? एस्थेटिक प्लेजर, ठीक, क्रिटिकल व्यूज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ट्रांसलेटिंग एबिलिटी, इसके साथ ही क्रिएटिव इंटरेस्ट हो गया, नोट मेकिंग और नोट टेकिंग का उसके अंदर गुण आ जाएगा, लर्न द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रामर। इस प्रकार से कई सारी चीज़ें जो है मैंने आपको लॉन्ग में कराई हुई है, तो बस इसको कुछ पॉइंट्स को जो कीवर्ड्स हैं उनको याद कर लीजिए, वहाँ जाके अपने से सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन। देखिए जब आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे, चूंकि आप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऐसा नहीं होता है कि हमने बनाया और हमने उसको अचीव कर लिया। इट टेक्स टाइम लेता है, बहुत प्रॉब्लम भी आती है। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इन टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव B.S. ब्लूम द्वारा जो दिया गया है CAP, जो बार बार मैं बोलती हूँ, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, इन डोमेन्स की बात करेंगे। साथ में आप ये भी बताएंगे, इसका कंक्लूजन मैंने लॉन्ग में आपको लिखवाया हुआ भी है कि प्रॉब्लम्स क्या है भाई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। ट्रेन टीचर नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक, स्कूल उस हिसाब से नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट सिर्फ निगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, पॉजिटिविटी आपको रास्ता दिखाते हुए एग्जामिनर को दिखाना है। तो आप फिर बताएंगे कि ठीक है भाई सब चीज़ें, लेकिन हमारे पास आज भी क्या है, होप है। और कहीं ना कहीं अगर इन ऑब्जेक्टिव्स को जो हमने बनाया हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा भी इम्प्लाई करें तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो आगे तक बहुत फैसिलिटेट हो जाएगा। ठीक, तो आंसर कभी भी निगेटिव नोट पे एंड नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखिए, पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है और वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम आते हैं भाई लेसन प्लान के लिए, प्रोज और पोइट्री के। देखिए जब हम बात करते हैं ना प्रोज और पोइट्री के लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान के ऊपर तो भाई मैंने काफ़ी वीडियो बना दिया है, शॉर्ट भी बता दिया है। तो ये तो आपका मतलब समझिए कि 15 नंबर ना आप ऐसे ही लेकर जाएंगे। ठीक, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है लेसन प्लान के लिए। सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एक्ट्स और इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, इसके साथ ही टीचिंग इज ऑर्गेनाइज 3 फेजेस में होता है, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। ठीक है, लेसन प्लान जो है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से गाइड मैप होता है। ठीक है, गाइड होता है या तो मैप होता है, जो कि हमें एक क्लास के भीतर एक पीरियड में टीचर को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है वो सारी चीज़ें वो उस पर लिखी होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोज का मैंने एक लिया है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया हुआ है ना न्यूमोनिक्स,
जो अभी तक वीडियो नहीं देखा आपने लेसन प्लान की, जो मैंने लेटेस्ट लेसन प्लान को कैसे याद करें सबसे इजी, आज तक आपने कभी भी उतना अच्छे से पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं भी इजीली तरीका नहीं देखा होगा लेसन प्लान का। नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, इंग्लिश टीचिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगी, इसके साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके ज़रूर देखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए एस, अब तो आपको बोलना भी चाहिए मेरे साथ, एस, डीसीपी और डीएसटी, इतना याद हो गया, वेरी गुड। तो इतना तो आप लिख लेंगे। टॉपिक है हमारा लिटिल गर्ल। जनरल ऑब्जेक्टिव, देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, अब जो वर्ड्स हैं उसको पकड़िए। प्रोज के लिए लिख रहे हैं हम, अगर पोइट्री के लिए लिखते तो हमारा अलग होता। मैंने आपको आज ही कीवर्ड बताया हुआ है कि क्या क्या होता है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको जिस वीडियो को मैंने सजेस्ट किया है लेसन प्लान का, उसमें मैंने बताया है कि प्रोज लिखते टाइम और पोइट्री लिखते टाइम क्या हमको जो है सावधानियां बरतनी है, किन वर्ड्स को नहीं लिखना है, किसमें, ठीक। प्रोज के लिए स्पीक राइट हमने लिख दिया, तो टू इनेबल स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, रीड द कॉम्प्रीहेंशन, डेवलप वोकैबुलरी ऑफ स्टूडेंट एंड प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट, ठीक है। ये सारी आपकी कॉमन चीज़ें जो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। स्पीकिंग में जब आप लिख रहे हैं तो रीड द पैसेज, बस आपको नाम देना होता है जनरल में, याद रखिएगा, ठीक। कॉम्प्रीहेंड द थॉट ऑफ प्रोसेस, रिकॉल द समरी ऑफ द चैप्टर, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड आइडियाज़। तो ये आपका कॉमन रहने वाला जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो उस टॉपिक से रिलेट करता है। टीचिंग एड्स पे आ गए, प्रीवियस नॉलेज, इंट्रोडक्शन में वही ये याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन दो जगह आपको जो है बॉक्सेस बनाने हैं। वो दो बॉक्सेस कहाँ पे हैं, एक तो इंट्रोडक्शन में है और एक प्रेजेंटेशन में, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 3 पॉइंट बनेगा, एक सीरियल नंबर, पीटीए, ऐसे, जबकि प्रेजेंटेशन में 5 पॉइंट्स आपका बनने वाला है, ठीक। टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग एड्स, ठीक। अब देखिए टीचिंग पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आंसर छोटा पड़े तो टीचिंग पॉइंट्स को ही आप एलाबोरेट करेंगे, बट विद दिस टीचिंग पॉइंट यू ऑल्सो हैव टू फिल द कॉलम ऑफ प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एज वेल एज स्टूडेंट एक्टिविटी एंड टीचिंग एड्स या फिर मेथड्स, क्लियर। टीचिंग पॉइंट्स में what points we have include? The model reading that means which is done by you, that means pupil teacher. Imitation reading which is done by students. Meaning of difficult words, learn some difficult words before going to the examination, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता आप किस चैप्टर से क्या दे रहे हो, ठीक। तो अपने से कुछ डिफिकल्ट वर्ड को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिख करके भी रख लो कि अगर उसको प्रोनाउंस करना तो कैसे होगा, ठीक है, उसको लिख करके। कुछ क्वेश्चंस को बना लो जो ईजी होते हैं, एनालिटिकल एंड अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ लीजिए बस। इसके साथ ही समराइजेशन, रिव्यू एंड असाइनमेंट। नाउ कम टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन, दैट इज़ द ट्रिक जो हमने जो है लेसन प्लान के उसमें करी हुई है। एक बार फिर हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे तो क्या है, एस, डीसीपी, डीएसटी, इतना याद है। अब डीएसटी के बाद ही हमने लगा दिया जीएसटी, ठीक है। डीएसटी के बाद क्या लगा दिया, जीएसटी। अब भाई पीएस है तो पहले पिसेंगे, जब जीएसटी लगे तो पिसेंगे, उसके बाद पीएस हो जाएगा, उसके बाद आरए, क्लियर, क्या हो जाएगा, आरए। तो आई होप कि याद हो गया होगा, साथ में बोलिए एस, डीसीपी, डीएसटी, डीएसटी के बाद जीएसटी लग गया, उसके बाद पिस गए तो पीआईएस, फिर पीएस, फिर आरए, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है इसको। अब देखिए क्या क्या है, एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, 1 मिनट, ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो देखिए यहाँ पर जो था आपका, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या चीज़ है कि सबसे पहला है स्कूल, डेट, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक। जब आपने ये शॉर्ट न्यूमेरिक्स याद कर लिया ना तो 1-2 बार ऐसे ही करके देख लीजिए। इसके साथ ही जी क्या है, जनरल एम, स्पेसिफिक एम, और टी आपका क्या हो जाएगा, जनरल एम, स्पेसिफिक एम और टीचिंग एड्स। क्या क्या टीचिंग एड्स हैं आपके पास, प्रीवियस नॉलेज हो गया, फिर इंट्रोडक्शन हो गया आपका, फिर उसके बाद आपका एस से क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ एम, जो आप क्लास को देने से पहले बताएंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन, समराइजेशन या ब्लैक बोर्ड समरी जिसको कहते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू या इवेल्युएशन, और लास्ट में आपका असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है, या होमवर्क, ठीक। तो इस तरीके से जरूर आप एक बार कर लेंगे तो आपका काम बिल्कुल भी आसान हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आते हैं, नेक्स्ट है आपका यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो हमने 3 क्वेश्चन जो है लॉन्ग के कर लिए हैं, अब ये चौथा क्वेश्चन है आपका यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। देखिए सबसे पहले 60 मार्क्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 मार्क्स जो है शॉर्ट का आपने 2-4 बार देखा, 4 नंबर में पूछता है, तो आपको उतना एनफ जो है रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बट लॉन्ग में क्या है कि लॉन्ग हमेशा से ना एक पैटर्न स्ट्रैटेजी मांगता है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से लिख के आने पर नंबर नहीं मिलता है। और इसके साथ ही मैं हमेशा कहूँगी कि आप अपनी कोई ना कोई क्रिएटिविटी अपने आंसर में ज़रूर इंक्लूड करिएगा, डिट्टो एज इट इज़ लिख कर मत आइएगा, ठीक।
यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब ऑडियो विजुअल एड्स भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है टेक्नोलॉजिकल एड्स के बारे में बताइए, उसका यूज़ बताइए कैसे करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अ टीचिंग एड इज़ अ टूल और मटेरियल। टीचिंग एड क्या है? एक टूल है और मटेरियल है यूज्ड बाय टीचर्स, फैसिलिटेटर्स और ट्यूटर्स टू हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर कॉन्सेप्ट एंड मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। देखिए, सिंपल सी बात ये है भाई कि ऑडियो विजुअल कहें, चाहे टीचिंग एड कहें, चाहे टेक्नोलॉजिकल एड कहें, ये एक प्रकार का टूल होता है, एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसको टीचर द्वारा या फिर जो पढ़ाने वाला ट्यूटर द्वारा या जो फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, उसके द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि जो उससे पढ़ने वाले लर्नर्स हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ सकें और जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो इफेक्टिव हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक ये कोटेशन है, आई हियर एंड आई फॉरगेट, मतलब मैंने सुना, मतलब जैसे आपने कोई चीज़ सुना, ठीक है। अब मान लीजिए कि वीडियो आपको नहीं दिखाई देती, मैं आपको समझाती और आप भूलते जल्दी। आई सी एंड आई रिमेंबर, फिर आपने देखा, आप सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स जो होते हैं जैसे आप देखते हैं उसको देखा और आपको याद है। आई डू एंड आई लर्न, लेकिन जब आपने खुद से किया ना, खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, तब आपको याद हो गया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। दिस इज़ द रीज़न क्यों सीरियल्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, पिक्चर्स के स्टोरी बहुत जल्दी याद होते हैं, लेकिन क्लास याद नहीं होती। क्योंकि पिक्चर जब हम देखते हैं तो हम उसमें ऑडियो भी देख रहे हैं, विजुअल भी देख रहे हैं और बहुत सेंसेस को एक्टिव करके देखते हैं कि अरे अब क्या होगा आगे। तो जब आप उन्हीं चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से अगर अपनी लर्निंग में लगाएंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई लर्न। ठीक, अब बात ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं ना तो 20% तक वो चीज़ हमें याद रहती है, देखते हैं तो बस 30% तक, अगर हमने उसको कह दिया और कर दिया तो 90% तक। दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप साथ में बोला करिए। ठीक है, जब आप साथ में चीज़ों को बोलेंगे, जैसे आपने इसको बोला, मैंने आपको अभी रिसाइट किया, मैं इतनी बार बोलती हूँ तो आप कम से कम वहाँ बैठ करके इतनी मेहनत तो मेरे साथ कर सकते हैं। तो अगर आपने कहा और साथ में अगर आप कॉपी लेकर बैठते हैं, सिर्फ और सिर्फ ना आप स्टार्टिंग का नोट डाउन कर रहे हैं, प्रोफार्मा तैयार कर रहे हैं, तो अब समझिए कि आप जो है इतनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ वो सक्सेसफुल होगी, तब आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो ज़रूर इस चीज़ को किया करिए, मेहनत से मत भागा करिए। ठीक है, तो अगर आपने कह दिया और कर दिया तो वो 90% तक जाएगा। अब इसके बाद हम एक कोटेशन लिखेंगे, जैसा कि हर में मैंने आपको इसीलिए लॉन्ग में एक कोटेशन ज़रूर बताया है और आप भी उस कोटेशन को ज़रूर डालिएगा। ठीक है, कार्टर विगुड का है, बहुत इजी आपका है। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच हेल्प इन कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अब बताइए इससे इजी मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, एक बार में याद हो जाएगा ये। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज एड्स विच हेल्प इन कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसके बाद ये ट्रायंगल आप अपने कॉपी में थोड़ा बनाएगा, इतना भी बड़ा मत बना दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, ये तीनों जो है आपस में संबंधित होते हैं, जब ये पूरे होते हैं तभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही होता है, और इसी में कहीं ना कहीं हम TLM का जाकर के प्रयोग करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। अब चूँकि चीज़ें काफ़ी सारी हैं तो कीवर्ड्स को याद रखिए। ठीक है, मैं कभी भी बहुत उसमें नहीं आपको दूंगी, कभी भी आप कोई भी मेरी वीडियो आप देख लीजिए तो मैं आपको कभी भी वैसा नहीं दूंगी कि नहीं पूरे के पूरे बंच में और आपको बिल्कुल पैराग्राफ में पैराग्राफ दे दूंगी कि लो कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, कभी भी नहीं। वो सही तरीका है ही नहीं, सिस्टमैटिक है ही नहीं। ब्रेन को सही तरीका देंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और लिखने में भी मज़ा आएगा, सब में आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो देखिए अभी आप ये पेपर दे रहे हैं, ठीक, आपको लास्ट टाइम पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, थोड़ा लेट हो रहा है मैं समझ रही हूँ, बट जब आप इसी को लिखेंगे जाके एग्ज़ाम में, जब आपको चीज़ें आएंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा एग्ज़ाम देने में कि यार देखो हम पढ़े, और आपको अपनी मेहनत दिखेगी। और ऐसा क्या होता है, बहुत सारे लर्नर्स गलत तरीके से पढ़ते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब उनको एग्ज़ाम में तो उनको यही लगता है कि हम इतना मेहनत भी करके जाते हैं, नंबर भी नहीं उठता और याद भी नहीं आता है, तो धीरे धीरे पढ़ाई से उनका मन हट जाता है। तो सही तरीका ज़रूर आप लोग अप्लाई करिए। आप लोग आने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य को आप लोग बनाएंगे, आप लोग ऐसा टीचर जाएंगे, तो जितने भी बच्चे हैं उनको सही तरीके से आप लोग गाइड करिए, बहुत ज़रूरी है हमारे देश को ऐसे टीचर्स की। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है रिलेवेंसी।
ठीक। रेलिवेंसी दैट मीन्स कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होना चाहिए रिलेटेड टू जो हम टॉपिक की बात करें वो रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि टॉपिक कुछ और है और हम ऑडियो विजुअल एड्स कुछ और लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो रेलिवेंट होना चाहिए, ये उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और अगर वो रेलिवेंट होता है ना तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है और बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखते हैं। एक्यूरेसी, जो टीएलएम आप लेकर आते हैं जो आपके टॉपिक को, कंटेंट को बहुत ही अच्छे से क्या करता है, प्रेजेंट करता है। पर्पसिव होना चाहिए भाई, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो आपके इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशन, रियलिज्म, तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो टीएलएम होता है ना, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ऑडियो विजुअल एड्स, दिस मेक आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, इंटरेस्टिंग, मोटिवेटेड और रियलिज्म। रियलिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम अगर मॉडल भी लेकर जा रहे हैं, रियलिया भी लेकर जा रहे हैं, कोई भी चीज़ बना कर ले तो बच्चा उससे एसोसिएट करने की कोशिश करता है, इसने इस चीज़ को कहाँ देखा है, कैसे देखा है। और कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जिसका हमको रियलिटी में जो है, रियल लाइफ में एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, तो वो भी कनेक्शनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो साथ में बोलिए कि रिलेवेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग, क्यूरियोसिटी करेगा, पर्पसिव होगा, मोटिवेशन करेगा, इंटरेस्टिंग, ठीक, इफेक्टिव होगा। ये सारे इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि हम इनको लिखेंगे कैसे। लिखने का मतलब ये है कि अब हमने ये तो याद कर लिया, बट एग्जाम में जब हम जाएंगे तो एग्जाम में हमको कैसे लिखना होगा, एग्जाम में हमको इसको वर्ड्स में लिखना होगा। तो वर्ड्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अब देखिए, ठीक है, जैसे आप किसी का भी, जैसे आपको पर्पसिव का ही लिखना है तो ऑडियो विजुअल एड्स आर पर्पसिव इन नेचर, ठीक। हालांकि आपका जो लॉन्ग आंसर में ऐसा बहुत बार होता है, और हाँ, अगर आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में कंटेंट ज़्यादा है तो यूज़ करिए वहाँ पे डायग्राम का यूज़ करने का। डायग्राम से क्या होता है ना कि आपका पेज भी फुलफिल हो जाता है और आप अधिक कंटेंट अगर आपको आता है तो आप कम टाइम में अधिक कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ऑडियो विजुअल एड्स के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हमको क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। चिल्ड्रन एक्टिव, हमारी एजुकेशन कैसी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है हमको चेंज होना है। एज अ टीचर बच्चे के लेवल पे हमको जाना है, बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देना है, बच्चे को नहीं बदलना है। तो बच्चे को एक्टिव रखना है, तो बच्चे को एक्टिव रखने के लिए वैसे मेथड्स का यूज़ करिए, वैसे टीएलएम को लेकर आइए, बच्चा इंटरेस्ट दिखाए, बच्चा मोटिवेट रहे, बच्चा क्यूरियस रहे, यही तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए और इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स को समझने के लिए, अब लैंग्वेज स्किल है LSRW। अब यहाँ तो भाई कितनी बार मैंने बताया, इसको तो ऐसे ही हो जाए, कनेक्टिविटी, ये भी ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि बच्चा जो है वो स्कूल का और जो उसका घर है, होम है, दोनों के बीच में कनेक्शनिज्म होना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए कि स्कूल में जिन चीज़ों को वो पढ़ रहा है ना, वो अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज़ करता है, देखता है। तो कहीं ना कहीं वो ऐसा कब फील करता है, जब हम उसे टीएलएम को लेकर जाते हैं। हम टीएलएम जो बनाते हैं उसको हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ना हमारे सराउंडिंग में, उन्हीं से हम उनका यूज़ करें। तो इससे बच्चा कनेक्ट होता है। तो दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो है आपके किसके हैं, टीएलएम के, या फिर टेक्नोलॉजिकल एड्स या ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक। अब ज़रूरत क्यों है और इम्पॉर्टेंस क्यों है, तो देखिए, कोठारी कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि द ऑब्जर्व द नीड्स ऑफ टीचिंग एड्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर ये आप कोटेशन दे सकते हैं कोठारी कमीशन का, कि कोठारी कमीशन जो 1964 से 66 में आया था, जिसको हम इंडियन कमीशन भी कहते हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था, इसने ऑब्जर्व किया द नीड्स ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है। टीचिंग एड्स की क्या जो है नीड्स है हमारे देश में, क्यों है, क्योंकि इससे क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है मेंटेन होती है। तो अगर हमको अपने देश की क्वालिटी को अच्छा करना है, बच्चे की एजुकेशन को अच्छा करना है, तो टीएलएम को इंक्लूड ज़रूर करना होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमाइज नॉलेज। क्यों ज़रूरत है हमको टीचिंग की, टीएलएम की नॉलेज को मैक्सिमाइज करने के लिए। जैसे आप यही चीज़ पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको एक किताब के फॉर्मेट में दे दूँ और बिल्कुल पैराग्राफ्स में दे दूँ तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। मैंने भी खुद ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि जो बिल्कुल मतलब बहुत उस टाइप से पढ़ाते हैं, तो बच्चे वहाँ पढ़ने वाले भी जब है ना, वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो नॉलेज, आप टाइम उतना दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, बट आपकी नॉलेज इंक्रीज ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है। तो
गांधी जी का यहाँ पे आप कोटेशन डाल सकते हैं, जो 3R से 3H की तरफ होने वाली थियरी है। 3R से 3H क्या है कि पहले आपका रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक है। 3R क्या है? रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। तो अब इससे आपको क्या करना है, बच्चे को 3H की तरफ ले जाना है। 3H क्या है आपका? एक H है आपका हाथ, हैंड, और एक H है आपका हार्ट, जो आपका दिल है, और एक H आपका है हेड। हेड मतलब जो सिर है, मतलब कि जो आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो आपका हाथ है और जो आपका दिल है, तीनों को कंबाइंड रहना चाहिए। जब बच्चा पढ़ रहा है ना, तो वो उसके पढ़ने में इन तीनों चीज़ों का जो है क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। जब ये चीज़ें आपस में संगठित रहेंगी तब बच्चे की जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे से होगी और मैक्सिमम होगी। इसके साथ ही हमें उसके मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करना है, ठीक है। साइंटिफिक एटीट्यूड, भाई TLM का जब हम यूज़ करेंगे, बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, खासतौर पे साइंस जैसे सब्जेक्ट्स हो गए उनके लिए। जब आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे तो वो बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को भी प्रोवाइड करेगा। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स, वाई? क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई देखकर सीख ले, हर कोई सुनकर सीख ले, कुछ बच्चे करके सीखेंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एंड टू कैटर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी नीड दिस टाइप ऑफ TLM और ऑडियो विजुअल एड्स इन आवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लर्निंग, भाई क्यूरियोसिटी है बच्चे के मन में, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं? क्यूरियोसिटी अच्छी है, बच्चे की थिंकिंग डेवलप करनी है, लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो आप TLM का यूज़ करिए। अवॉइड डलनेस, क्लास में जो है जो नीरसता होती है उसको ये जो है दूर करता है TLM। आज टीचर ने कोई नई चीज़ लेकर आए, सारे बच्चे का ध्यान उस पर है, नहीं तो ऐसे क्या होता है, बच्चे आपस में बात करते या क्लास में शांति से बैठे होते, कहीं ना कहीं डलनेस को भी ये समाप्त करता है। अब हम कुछ TLM एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर में जैसे आपसे यूजेस में पूछा तो आपने इतनी सारी चीज़ें लिख दी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए आपने, उसके नीड और इम्पोर्टेंस लिख दिए, ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। अब हम कुछ TLM एड्स के बारे में बात करेंगे, टीचर मेड एड्स, जो शिक्षक द्वारा बनाए जाने वाले हैं। क्या क्या है, ध्यान से देखिए। पहला क्या है आपका? फ्लैश कार्ड। क्या है? फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है? जैसे कि टीचर ने ना कोई चीज़ बनाई, ठीक है, अब उन्होंने कुछ छोटे छोटे इस प्रकार से बना दिया, अब इस पे कुछ उन्होंने वर्ड्स लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी FLAS, मान लीजिए फ्लैश कार्ड ही लिख दिया या नाउन लिख दिया। तो इस प्रकार से छोटे छोटे कार्ड्स को वो बना करके लाते हैं, बच्चों के सामने एक एक करके प्रेजेंट करते हैं कि इसके आगे बताओ, इस टाइप से। पिक्चर के फॉर्मेट में कर दिया कि कुछ पिक्चर बना दिया, वो कर दिया। चार्ट के रूप में मॉडल लेकर आए, ब्लैक बोर्ड स्केचेस, ये वो एड्स हैं जो टीचर खुद भी बना सकती हैं और बना करके ले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एड्स, मतलब जो हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं। OHP स्टैंड फॉर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये एक तरीके का प्रोजेक्टर ही होता है आपका। टेप रिकॉर्डर हो गया। लिंगुआ फोन बेसिकली लैंग्वेज में बहुत यूज़ किया जाता है प्रोनाउंसिएशन को सीखने के लिए। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ठीक है। अब एक और बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, ठीक है, तो ये ऑडियो विजुअल एड्स या टेक्नोलॉजिकल एड्स में ज़रूर डालिएगा आप, जिसको हम प्रोग्राम्ड लर्निंग कहते हैं। प्रोग्राम लर्निंग आप लोगों ने एजुकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा हुआ भी होगा, इसको BF स्किनर ने सबसे पहली बार दिया था, ठीक है। तो देखिए, प्रोग्राम लर्निंग, चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो प्रोग्राम लर्निंग आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। इट प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक। इसके साथ ही हम अगर इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोग्राम लर्निंग, देखिए ये प्रिंसिपल्स हैं प्रोग्राम लर्निंग के। इन प्रिंसिपल्स के आधार पे आप प्रोग्राम लर्निंग को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, और ये भी आपका एक TLM ही है जिसको टीचर यूज़ कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स में हम देखते हैं बच्चे को जो है, पहले हम थोड़े थोड़े एक पैराग्राफ में देखते हैं। एक्टिव रिस्पॉन्स, बच्चे की रिस्पॉन्स उसमें चाहिए, एक पैरा या कुछ लाइन पढ़ लिया, उसके बाद उसको क्वेश्चन आता है MCQ के फॉर्मेट में, उसका रिस्पॉन्स होगा तभी उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। इमीडिएट कंफर्मेशन, उसका आंसर सही है कि गलत, अगर सही हो गया तब तो उसको नेक्स्ट पैरा पे भेज दिया जाएगा, गलत हो गया तो वो फिर से वापस पढ़िए, आप फिर से उसका आंसर करिए। सेल्फ पेसिंग, फ़ायदा इससे ये होता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि अगर बच्चा अपने सेल्फ पेस के साथ सीखेगा, अपनी स्वगति के साथ सीखेगा, अगर उसने गलत किया तो वो वापस से सीखेगा, आगे बढ़ गया सही कर दिया तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट टेस्टिंग, तुरंत आसानी से हम कर सकते हैं कितना जल्दी वो बच्चा सीख पा रहा है। इसके साथ ही लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाते हैं, जिसमें कॉल, एक आप नाम याद रखिएगा, कॉल क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। अब ये कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग देखिए क्या होता है, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशन, पिच, इंटोनेशन, ये सारी चीज़ें ना हमको सिखाई जाती हैं, ये आपका होता है कॉल।
इसके साथ ही ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स और स्किल्स, तो इसके साथ ही ना आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को भी जो है आपके अभी आपने पढ़ा 2 हैं, लैंग्वेज और लिटरेसी, उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्किल्स में 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, अब वो जो चारों स्किल है ना LSRW, उसको भी आप राइट करिए। उसके साथ ही वोकैबुलरी लिखिए, एक्टिव और पैसिव वोकैब लिखिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से अकॉर्डिंग टू योर आंसर, जैसा आपका पेज बचा है उसके अकॉर्डिंग। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अभी यहीं पे आप याद करके जाइए और इस क्लासिफिकेशन को आप लास्ट में नहीं बल्कि बीच आंसर में बनाइएगा, ठीक है। इसको मैंने लास्ट में बनाया बट आप बीच आंसर में बनाएंगे। देखिए क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपके 5 क्लासिफिकेशंस होंगे। कितने होंगे? 5। पहले 5 क्लासिफिकेशन का नाम देखिए। पहला हो गया बोर्ड्स, ऑडियो एड्स, वीडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स एंड अदर रिलेटेड मटेरियल, ठीक। अब देखिए बोर्ड में हमारे पास 2-3 बोर्ड के नाम भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है। वाइट बोर्ड, देखिए क्या क्या है, वाइट बोर्ड, चॉक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड एंड रोल अप बोर्ड, ठीक है। वाइट बोर्ड, चॉक बोर्ड, इसमें बहुत सारे के नाम तो आपने पहले से ही जानते हैं। वाइट बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया एंड रोल अप बोर्ड हो गया। ऑडियो एड्स, ऑडियो दैट मीन्स इसको आप सिर्फ सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, रेडियो, रिकॉर्ड डिस्क प्लेयर। विजुअल में चार्ट हो गया, मैप हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, OHP हो गया, स्लाइड्स हो गए, ये सारे विजुअल में आएंगे। ऑडियो विजुअल जिसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। फिल्म हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंग्वेज लेबोरेटरी हो गया, ठीक। ये आपका क्या हो गया? टीवी हो गया, ये आपके ऑडियो विजुअल में आते हैं। अदर रिलेटेड मटेरियल, अदर रिलेटेड मटेरियल मतलब और हम किन किन चीज़ों को TLM के रूप में यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर आपका हो गया, मैगजीन्स हो गया, रीलिया, रीलिया का मतलब होता है ना कि किसी रियल ऑब्जेक्ट को आप ला करके दिखा रहे हैं। सॉन्ग्स हो गए, एनेक्डोटल हो गए, ठीक है। एनेक्डोट्स जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन जहाँ से हम निकालते हैं किसी की भी, ठीक है। ये आपके होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स के क्लासिफिकेशन। तो इन क्लासिफिकेशन को मैंने आपको शॉर्ट में भी कराया हुआ है एज वेल एज मैंने आपको लॉन्ग में भी कराया हुआ है। तो ये आपके 4 जो थे, सबसे पहले तो चारों यूनिट से मैंने एक एक क्वेश्चन इसलिए आपको जो है सबसे पहले करा दिए ताकि सबसे पहले आप इन चारों क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर जाइए। इनको करने के बाद आप अपने शॉर्ट के 40 जो नंबर है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस के 40 नंबर जो मैंने आपको सैम्पल पेपर में 15 क्वेश्चन बताया है, वो उन 15 क्वेश्चन को याद कर लीजिए सबसे पहले। इतना करने के बाद फिर आप लॉन्ग के जो है जो एडिशनल क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको करिए। उन एडिशनल में भी कोशिश ये करिए कि जो लैंग्वेज इंग्लिश वाला है ना उसको करिए, जो आपका प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया है वो, या तो फिर जो आज का जो है इंग्लिश का जो रोल है उसको याद कर लीजिए। प्रेजेंट डे सिनेरियोस में ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद CC और इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन वो भी इजी है बहुत, उसको भी आप चाहें तो उसको भी याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। और मेथड्स तो आपके बाइलिंगुअल और डायरेक्ट मेथड हैं, तो उसको तो अगर लेसन प्लान तो मैंने ऑलरेडी इतना अच्छे से आपको बता दिया है इतनी सारी वीडियोज़ में कि मुझे नहीं लगता कि मेथड को चूज़ करना एक सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको लेसन प्लान में ईजिली मिल जाएगा। तो आप जो है पहले 60 मार्क्स को इंक्लूड करिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग की बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ ही कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पहली बार चैनल पर विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।